हेलो बच्चों, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट वन। पार्ट वन इसलिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट जो आज होने वाला है उसमें हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, जिसमें इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल या किसी टावर से फेंक दिया, तो उस टाइप का डिफरेंस, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, या किसी मूविंग ट्रॉली से किसी ने प्रोजेक्ट किया है किसी ऑब्जेक्ट को, वो सब हम पढ़ेंगे पार्ट टू में। आज हम टिपिकल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। हम आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला पढ़ेंगे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन का, और ये पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होने वाला है। ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। और बेसिक्स और पूरा कंप्लीट नॉलेज के लिए आपको एनसीईआरटी या एचसीबी का बुक रीड करना चाहिए एक बार दो बार। यहाँ पे हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बिल्कुल ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि अगर हमने ग्राउंड के किसी पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया ऑब्लिक एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्लिक एंगल पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो वो एक कर्व पार्ट को फॉलो करते हुए ग्राउंड के दूसरे पॉइंट पे जाके गिरता है, और ड्यूरिंग द मोशन वो अंडर ग्रेविटी मोशन होता है, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। वो केवल जी एक्सलेशन के कारण और अर्थ के पुलिंग फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके अंदर वो मोशन करता है। उसको हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम डायग्राम से समझें तो एक पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता हुआ यू एंगल से अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से जाके किसी दूसरे पॉइंट पे गिरेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और ये जो पूरा मोशन हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये एक मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब मोशन इन प्लेन, क्योंकि ये पूरा मोशन एक वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। जिस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ठीक नीचे जो हमने हॉरिजॉन्टल पे एक लाइन खींचा, उसको अगर एक्स एक्सिस मान लें, और जहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट से वर्टिकली अप एक दूसरा लाइन खींचे और उसको वाई एक्सिस मान लें, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और एक्स वाई प्लेन हमारा क्या है? एक वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया। और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हमने एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल के अलॉन्ग हमने वाई एक्सिस ले लिया। मान लीजिए ये पाथ इस तरह से प्रोजेक्टाइल का, ये कर्व पाथ होता है, ये पैराबोलिक होता है, क्योंकि इसका इक्वेशन अगर हम पाथ का लिखते हैं तो पैराबोला होता है, वो हम आगे लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया गया। ठीक है, इस प्लेन में अब ये मोशन करने वाला है। तो मोशन इन प्लेन जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट या फाइनल वेलोसिटी या टाइम कुछ भी निकालना है, यानी उस मोशन को, मोशन इन प्लेन को अगर हमें एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, तो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस मोशन इन प्लेन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोशन हो रहा है वो एक प्लेन में हो रहा है, तो इसको हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के हम पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग वर्टिकल दो कंपोनेंट में तोड़ के स्ट्रेट लाइन मोशन बना के स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का भी एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ux, और वो ux जो होगा वो हो जाएगा u cos थीटा। कंपोनेंट लेना आपको पता है, अगर इधर u है ये थीटा है तो u cos थीटा जो है वो x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो गया। सिमिलरली जो y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगा u y, वो हो जाएगा क्या? ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो u cos 90 माइनस थीटा, दैट इज u
साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा हो गया, या y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u साइन थीटा हो गया, और x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u cos थीटा हो गया। अब देखिए, अगर इसको हमने ओरिजिन से फेंका है t = 0 पर, ये हमारा हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग x एक्सिस है इसी प्लेन में, वर्टिकल के लॉन्ग y एक्सिस है इसी प्लेन में, और ये ओरिजिन है, और यहाँ हमने t = 0 पर पार्टिकल को थ्रो कर दिया। तो टाइम के किसी फर्दर वैल्यू के लिए पार्टिकल का पोजीशन हम मान लेते हैं यहाँ है, पार्टिकल यहाँ है, इस पाथ पे मोशन करेगा, लेकिन t = 0 पर फेंका और t = t टाइम पर ये पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे फिर से याद करिए कि मोशन इन प्लेन में हमने देखा था कि अगर एक प्लेन में कोई पार्टिकल किसी कर्व्ड पाथ पे मोशन करता है तो उसके किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन या मोशन का डायरेक्शन जो डिफाइन करते हैं वो उस कर्व के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग टेंजेंट होगा, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोशन का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वेलोसिटी हम लेंगे t टाइम पर, वो यहाँ पे हम एक मान लेते हैं v है, राइट। ये टैंजेंट होना चाहिए, इसको टच करके आना चाहिए, ये कट नहीं करना चाहिए। मैंने एक रैंडम पिक्चर बनाया, ठीक है। तो ये v का भी एक x कंपोनेंट यहाँ पे होगा vx, और v का y कंपोनेंट भी होगा vy, और ये एंगल एक होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल। ये अल्फा एंगल थीटा से कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेलोसिटी का इंक्लिनेशन कम होता जाता है। तो अब जैसा कि हमने शुरू में ही सोचा था कि हम इस मोशन इन प्लेन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन बना के पढ़ेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन क्या हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है अलोंग वाई एक्सिस। तो इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ux है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस vx है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस uy है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस vy है। टाइम दोनों के लिए कॉमन लगा t। डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ, ये लेंथ x हो गया, और y एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो ये लेंथ हो जाएगा y, ठीक है। तो अब अगर हमको x निकालना है, y निकालना है, या vx या vy निकालना है, तो हम दो स्ट्रेट लाइन मोशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख देंगे। अब यहां पे देखिए क्या है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो x एक्सिस के अलोंग मोशन होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्योंकि पूरे मोशन के दौरान केवल नीचे एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है g, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जो है वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। ये अगर हमारा y एक्सिस है तो g जो होगा वो नेगेटिव y है, इसलिए माइनस लेंगे इस पूरे इक्वेशन लिखने में। तो माइनस जी एक एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ g एक्ट हो रहा है, तो ऊपर की तरफ माइनस जी समझिए। और इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है मोशन विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। जैसे जैसे वेलोसिटी पार्टिकल ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन मिल रहा है g के बराबर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहले हम सीखेंगे इक्वेशन लिखना, कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग दो स्ट्रेट लाइन मोशन बना दिया, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग और वर्टिकल के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले सीखते हैं इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और अगर मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होता है तो एक ही फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स का, S = vt। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से vx जो हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं ax जो है वो 0 है, इसलिए vx जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब ऑल द टाइम सेम होगा, और वो ux के बराबर होगा, मतलब वो होगा
u cos थीटा ऑल द टाइम। ठीक है, अब जो x हुआ है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या होगा, तो x इक्वल्स वी टी, एक्स एस इक्वल्स वी टी फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि एक्सेशन 0 है, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि यू एक्स भी एक्स सेम है, यू एक्स कॉन्स्टेंट है, तो यहां से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये देखिए हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस का इक्वेशन, और ये हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो कांस्टेंट ही रहेगा। पार्टिकल यहां जो vx है वो ux के बराबर होगा। आगे भी किसी पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसी तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं लिख सकते, दो ही इक्वेशन लिख सकते हैं, x इक्वल्स यू एक्स इंटू टी और vx इज इक्वल टू यू एक्स, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब वर्टिकल के अलोंग जब इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इक्वेशन along वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है ए वाई वो है माइनस जी। माइनस इसलिए लगाया हमने क्योंकि जी हमेशा वर्टिकली डाउन एक्ट होता है और हमारा वाई एक्सिस हमने वर्टिकली ऊपर लिया है, तो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस माइनस जी हो गया। तो और जी माइनस जी हमेशा लगता ही रहेगा, पार्टिकल कहीं भी हो जी एक्ट होता रहेगा वो, यानी एक्सेलरेशन जो अलॉन्ग वाई एक्सिस वो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम तीन काइनेमेटिक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो यहाँ पे हम वो तीनों इक्वेशन लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y हमने एज्यूम किया कि यहाँ 0 से y तक गया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y और वो प्लस होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, y एक्सिस भी ऊपर है, y s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स ये है y इक्वल्स यू वाई क्या था, u साइन थीटा t माइनस ए वाई क्या है, ये प्लस यहां पे लिखते हैं, यू वाई एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ये ए वाई हम माइनस जी पुट करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा y इक्वल्स यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमने पहला इक्वेशन लिखा वर्टिकल के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन का। दूसरा इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, तो वी वाई इक्वल्स हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी। ये क्या हम लिखेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी टाइम टी पर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा यू वाई को हम लिख देते हैं यू साइन थीटा, क्योंकि यू वाई था यू साइन थीटा, टी नहीं आएगा इसमें, यू साइन थीटा माइनस प्लस ए टी है तो ए वाई माइनस जी है तो माइनस जी टी लिखेंगे। तो इस तरह से हमें लिखना है v इक्वल्स यू प्लस ए टी अलोंग द वाई एक्सिस। और सिमिलरली हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो 2ay इंटू वाई, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हमने y ले लिया है। तो यहां से हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं या इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy, क्योंकि ए वाई क्या है माइनस जी है। तो इस तरीके से हम ये तीनों काइनेमेटिक इक्वेशन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन का इक्वेशन लिखने में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही इक्वेशन था s इक्वल्स वी टी, और वर्टिकल में हम तीन लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए कि पाथ जो होता है पार्टिकल का पैराबोला में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो पैराबोलिक होता है। ये पाथ जो है वो पैराबोला है, ये कोई रैंडम कर्व नहीं है,
ये एक पैराबोला है। बट ये पैराबोला है वो हम एग्जैक्टली कैसे बोल सकते हैं? तो पाथ का इक्वेशन ही बताता है कि वो पाथ कैसा है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल दें, t = 0 पर पार्टिकल को हमने थ्रो किया और किसी टाइम t पर पार्टिकल जहाँ है उसका कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये x और ये y लिया है, तो इस पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। तो अगर पाथ के ऊपर किसी पॉइंट पर पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसका जो रिलेशन है x और y प्लेन में, अगर x y प्लेन में है तो x और y के बीच जो डायरेक्ट रिलेशन होता है जिसमें कोई और वेरिएबल नहीं होता है, उसी से पाथ का इक्वेशन हमें मिलता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि इक्वेशन जो हमने लिखा था y = ये y = u/t, अभी पीछे लिखा था ये इक्वेशन u/t प्लस हाफ a/t², ये हमारा पहला इक्वेशन था अलोंग वर्टिकल y निकालने के लिए। और ये x के लिए जो हमने लिखा था वो क्या था, x = ux × t। ये इक्वेशन अगर हम सेकंड मान लें तो अगर हम इस इक्वेशन से ये x जो है ये लेंथ वो है ux × t, तो इस इक्वेशन से अगर हम टाइम निकाल के इसमें पुट कर दें तो टाइम एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स वाई का डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u तो कांस्टेंट है, वो कहीं पे भी जाएगा, मगर u तो जो फेंका था वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इनिशियल थीटा एंगल जो है वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट है। तो क्या करते हैं, इससे टाइम निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो y = हम लिख सकते हैं uy × t को क्या लिखेंगे, x/ux और माइनस हाफ g, क्योंकि ay होता है -g, t का स्क्वायर मतलब x² /ux²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y = uy/ux इंटू x माइनस g/2ux² इंटू x²। ठीक है, अब uy, ux, g, 2ux² ये सब कांस्टेंट है और केवल x और y वेरिएबल है। और यहाँ इक्वेशन हम क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम uy, ux का वैल्यू पुट कर दें तो फाइनल इक्वेशन हमारा आ जाएगा, uy जो है वो uy है हमारा u sin थीटा और ux है u cos थीटा, तो u कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस g/2, ux है u cos थीटा, 2u² sin स्क्वायर 2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू x²। तो ये हमें क्या मिला कि देखिए tan थीटा कांस्टेंट है, cos थीटा u सब कांस्टेंट है, तो ये y = ax - bx² का फॉर्म आ गया। तो ये एक बना x और y का रिलेशन जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जो ग्राफ होगा वो एक पैराबोला होगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, और इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। पाथ और ट्रैजेक्टरी एक ही होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो इनिशियल जो चीज़ें थी कि अगर मोशन इन प्लेन हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कैसे इक्वेशन लिखेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, और फिर पाथ का इक्वेशन क्या होगा एक्स वाई को इक्वेट करके, वो हमने सीखा। अब हम कुछ और चीज़ सीखेंगे जो एक प्रोजेक्टाइल के प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो बेसिक था, ये सेकंड पॉइंट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री। तो अब ये सिमेट्री का क्या मतलब है वो समझते हैं। ये हमने हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल के लॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट करके हमने एक प्रोजेक्टाइल मोशन बना दिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो पार्टिकल का था वो u था,
इनिशियल एंगल थीटा था, एक्स कंपोनेंट यू कॉस थीटा था, वाई कंपोनेंट जो है वो यू साइन थीटा है। यहां पे जो पार्टिकल पहुंचता है तो वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। यहां तक देखिए, जब यहां पे पार्टिकल है तो वो वाई एक्सिस के लॉन्ग यहां पहुंचा है, जब पार्टिकल यहां है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वो इस पॉइंट तक पहुंचा है, और जब यहां था तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो यहां पहुंचा हुआ है, वाई यहां जब था तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां पहुंचा हुआ है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आगे जा रहा है, जब यहां आएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां पहुंच जाएगा, जब यहां आएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहां, और जब यहां आएगा तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो स्ट्रेट इधर जा रहा है ऐसा दिख रहा है। लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या दिखेगा कि जब तक वो पार्टिकल यहां गया तब तक वो पार्टिकल ऊपर जाता दिखेगा अगर हम इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले, और यहां के बाद जब नीचे आएगा, लाइक कि जब वो यहां है तो वाई एक्सिस पे यहां दिखेगा, मतलब वो फिर वापस आ रहा है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो स्ट्रेट लाइन मोशन हमने बनाया है वो सीधा जा रहा है, यहां पे जाके रुक रहा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग वो ऊपर जा रहा है और वापस आ रहा है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ जीरो एक्सेलेरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। तो यहां पे अब सिमेट्री क्या क्या यहां पे फॉलो होता है, और उसको हम सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो उसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे वो समझेंगे। ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल। तो ये ओरिजिन है और सपोज t = 0 पर यहां से फेंका गया है, ये u स्पीड से फेंका, ये एंगल थीटा है, और ये कंपोनेंट u cos थीटा, ये कंपोनेंट u sin थीटा है। तो देखिए जब पार्टिकल यहां पर होगा और उसका स्पीड मान लेते हैं v है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो हम मान लेते हैं x1 है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मान लेते हैं y है। ठीक है, तो इसके ठीक सामने जब वो वापस आने लगे, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा, फिर जब वो वापस आने लगेगा तो ये वाला जो लेंथ होगा ये तो फिर से y ही होगा। y को मान लीजिए अगर कोई हाइट h मान लेते हैं तो ये हाइट और ये हाइट सेम होगा, और यहाँ पे स्पीड जो होता है वो स्पीड भी सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसका स्ट्रेट लाइन मोशन अंडर ग्रेविटी वाला प्रॉपर्टी याद करें तो जितने वर्टिकल स्पीड से यहाँ से क्रॉस करेगा जाने समय, उतना ही वर्टिकल कंपोनेंट स्पीड से यहाँ से क्रॉस करेगा। हॉरिजॉन्टल तो सेम है, तो वर्टिकल स्पीड जो था जाने के टाइम हॉरिजॉन्टल सेम था, तो इस डायरेक्शन में जो उसका नेट स्पीड था डाउनवर्ड वर्टिकल स्पीड वही रहेगा, और हॉरिजॉन्टल तो ऐसे भी सेम ही रहेगा, तो उतना ही स्पीड उसको इस पॉइंट पर यानी आते समय यहाँ पे मिलेगा। तो ये स्पीड v और ये स्पीड भी सेम होगा। तो हमने क्या देखा, ये हाइट भी y है और ये हाइट भी y है। तो यहाँ तीन चीज ऐसा मिल रहा है जो यहाँ पे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए y का एक वैल्यू के लिए x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक x1 और एक यहां से यहां लेंगे तो x2। ये पूरा लेंथ क्या है, x2 है। तो y का एक वैल्यू के लिए या एक सर्टेन हाइट के लिए x का दो वैल्यू मिल रहा है, x1 और x2। और क्या है कि अगर हम मान लें कि जब पार्टिकल यहां था t = 0 से प्रोजेक्ट हुआ था, यहां पहुंचा तो t = t1 था, और यहां जब पहुंचा तो मान लेते हैं t = t2 हुआ था। लाइक कि 12 बजे यहां से निकला, 12:30 बजे यहां पहुंच गया, 1 बजे यहां पहुंच गया, तो ये हो गया 12:30 और ये हो गया 1। उतना टाइम नहीं लगेगा, हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो t = 0 से प्रोजेक्ट किया तो t = t1 पर और t = t2 पर टाइम के दो वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के दो वैल्यू के लिए भी y का एक ही वैल्यू है, टाइम का दो वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू है, और टाइम के दो वैल्यू के लिए स्पीड का भी एक ही वैल्यू है। स्पीड का सेम वैल्यू के लिए टाइम का दो वैल्यू हमें मिलना चाहिए। अगर हम यहां पे ले लेते तो यहां पे सिमेट्री मिलता, यहां लेते तो यहां पे मिलता। किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट के लिए
मैक्सिमम हाइट से राइट साइड में भी एक हमें पर्टिकुलर हाइट मिलेगा, जहां 2 पॉइंट का स्पीड सेम होगा, 2 पॉइंट का हाइट सेम होगा और टाइम दोनों केस में और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में अलग अलग होगा। तो अब हम यहाँ से ये समझेंगे कि हम जो इक्वेशन लिखते हैं अलोंग वर्टिकल और अलोंग हॉरिजॉन्टल, उस इक्वेशन में ये सब चीज़ कैसे इंक्लूड होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि y का एक वैल्यू के लिए x का एक वैल्यू, दो वैल्यू तो आसान है, क्योंकि हमने देखा था कि y जो था इक्वेशन ऑफ पाथ अभी आया था, वो आया था x tan थीटा, y cos x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसमें y का एक वैल्यू के लिए x का दो वैल्यू आएगा। सपोज ये y अगर होता 1 और ये x tan थीटा होता 4x और ये -5x स्क्वायर, तो x का दो वैल्यू आता। क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको दो वैल्यू मिलता है। तो y का एक वैल्यू के लिए x का जो दो वैल्यू मिलेगा, उसमें जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो यहाँ से आएगा, ये वाला होगा, और जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो ये होगा, और जो इसका जो दो वैल्यू आता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x2 - x1, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम हाइट्स। तो चलिए, y का एक वैल्यू के लिए x का दो वैल्यू तो हम समझ गए कि कैसे मिलेगा। अब एक और इक्वेशन जो हम लिखा था मैंने कि वर्टिकल मोशन के लिए s = ut + हाफ at स्क्वायर, तो वो क्या था, y = u/t यानी u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए कि u sin थीटा तो कांस्टेंट है, टाइम और y का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो इसमें भी y का कोई भी वैल्यू के लिए u sin थीटा और ये g पुट करेंगे तो टाइम का दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर टाइम का 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसमें से जो छोटा वैल्यू टाइम का होगा वो ये वाला होगा, और जो बड़ा वैल्यू होगा टाइम का वो ये वाला होगा। t2 - t1 करेंगे तो यहां से आगा हमें टाइम इंटरवल मिल जाएगा। या फिर उसको वर्टिकल प्रोजेक्शन में भी देख सकते हैं कि एक बार t1 जो था यहां से जाने का टाइम था, t2 यहां से आने का टाइम था, और इस इक्वेशन में हमको दोनों टाइम मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो टाइम का जो छोटा वैल्यू आएगा वो यहां से क्रॉस करने का टाइम था, जो ज्यादा आएगा वो वापस आने का टाइम था। अब बचा लास्ट चीज कि ये जो स्पीड यहां पे, वो स्पीड का दो सेम वैल्यू के लिए टाइम का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, वो कैसे आएगा। तो देखिए, यहां पे जो वेलोसिटी है उसका जो x कंपोनेंट है वो तो ux ही रहेगा। यहां पे भी जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट ux ही रहेगा, क्योंकि कभी भी vx ux के बराबर होता है। लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और उतना ही वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो होगा वो यहां पर सेकंड पॉइंट पर नीचे की तरफ होगा। vy यहां जितना ऊपर होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का vy इस पॉइंट पर नीचे की तरफ होगा। तो जब हम t1 के लिए t = 0 से t = t1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस vy v = u + at प्लस vy हमने vy का मैग्नीट्यूड ले लिया, यहाँ पे वैसे भी ऊपर है तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और प्लस अलग से लिख रहे हैं। तो vy = uy माइनस gt1 लिखेंगे, क्योंकि ये टाइम यहाँ से आने में t1 लगा, और जब यहाँ वाला हम टाइम डालेंगे उसी स्पीड के लिए तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस vy। ये vy और ये vy का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में हमने माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे के डायरेक्शन में है। तब जो हम इक्वेशन लिखेंगे uy वही रहेगा, g तो माइनस हमेशा होता है, नीचे ही लगता है। यहाँ जो टाइम आएगा वो t2 आएगा, सेकेंड वाला, प्लस vy = uy माइनस gt1, uy u sin थीटा डालेंगे, माइनस vy = uy माइनस gt2। तो यहाँ पे देखिए दो सेम स्पीड के लिए टाइम का दोनों वैल्यू अलग अलग निकालना है, तो हमें ये डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि सेम हाइट के लिए जो x का दो वैल्यू आता है, टाइम का दो वैल्यू आता है, छोटा वाला ये होता है, बड़ा वाला ये होता है, टाइम भी छोटा वाला यहाँ से यहाँ होता है और बड़ा वाला टाइम यहाँ से यहाँ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल को डिफिकल्ट बनाने के लिए यही सब चीज़ों को
ट्विस्ट किया जाता है, इसको याद रखिए। अब तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखिए अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट वो सब अभी तक नहीं निकाला, वो सब आगे होगा। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ के स्ट्रेट लाइन मोशन बना के कैसे इक्वेशन लिखना है और उससे चीज़ों को कैसे रिलेट करना है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में हम ये समझेंगे कि मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से हमने उसको u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया और वो ऐसा एक जाके गिर रहा है। हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग हमने x एक्सिस ले लिया, वर्टिकल के लॉन्ग y एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहां हमने u स्पीड से फेंका था और प्रोजेक्शन एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा था, t=0 पर फेंका और टाइम के किसी फर्दर वैल्यू के लिए वो यहां पहुंच गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो अलोंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व होगा, तो वेलोसिटी ये होगा और उसका ये कंपोनेंट होगा vx, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है। तो जैसे जैसे पार्टिकल प्रोसीड करता है पाथ पर, उसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड जो वेलोसिटी होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि उसको रिटार्डेशन मिलता है और हॉरिजॉन्टल सेम रहता है। तो यहाँ पे v का अगर दो कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा vy और ये हो गया vx। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये एक्स वाई प्लेन है, इधर यूनिट वेक्टर आई कैप है, इधर जे कैप है। तो अगर हम वेलोसिटी को इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। किसी भी वेक्टर को हम इसी तरह से लिखते हैं, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आई कैप और वाई कंपोनेंट जे कैप। तो अगर ऐसा लिखते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर ए जो है ए एक्स आई कैप प्लस बी ए वाई जे कैप है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट जो होता है tan थीटा वो होता है वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा, वी वाई अपॉन वी एक्स। यहाँ से भी अगर देखें इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखें तो यहाँ जो ट्राइंगल बनेगा उसमें tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता चल गया tan अल्फा दिखता है यहाँ पे। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इस मोमेंट पे, यानी ये टाइम इक्वल 0 t इक्वल 0 था और ये t इक्वल t पर पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता हुआ मूव कर रहा है। वो एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा हो गया वी वाई अपॉन वी एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो वी वाई हमारा क्या होगा, वी वाई को हम लिख सकते हैं यू वाई माइनस जी टी, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला से। तो इसको हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स जो होता है वो तो हमेशा यू एक्स के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है कभी भी, तो वो हो जाएगा क्या, यू कॉस थीटा। और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ही वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये माइनस हो जाएगा 2gy। तो इससे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। तो देखिए वी वाई का दो वैल्यू आया, एक टाइम के फंक्शन में और दूसरा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, y के टर्म में। तो हम अगर हमें यहाँ पे एंगल निकालना है तो हमको कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर टाइम दिया हुआ है तो भी और अगर वर्टिकल हाइट दिया हुआ है तो भी, दोनों केस में हम ये अल्फा निकाल सकते हैं। और वो अल्फा क्या होगा,
tan अल्फा का 2 फॉर्मूला हो जाएगा उसके हिसाब से। ये इक्वेशन के हिसाब से याद रखना है, इसको फॉर्मूला बना के नहीं याद रखना है। ये सब लॉजिक और कैसे इक्वेशन लिखते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब याद रखना है। तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, vy बाई vx, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी, अगर टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में तो अपॉन तो u कॉस थीटा ही होगा। या फिर tan अल्फा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला vy का ये वाला वैल्यू अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। और यहां से हम ये भी देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी v जो है vx i कैप प्लस vy j कैप है, तो v का मॉड जो मैग्नीट्यूड होगा यानी स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यहाँ पे भी हम vx के जगह पे तो हमको u cos थीटा ही रखना है, vy के जगह पे हम ये या कोई भी पुट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ सीखा कि जब हमने t को 0 पर थ्रो किया तो किसी फर्दर टाइम के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन वो है। इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस vy क्या लिखेंगे, u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ये अलग है, ये एक दूसरा फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर vx स्क्वायर, तो ux वही होगा तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस vy स्क्वायर हमें यहाँ से दिख रहा है, vy स्क्वायर ये हो जाएगा तो प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy। यहाँ पे अगर देखिए u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 2gy होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy हो रहा है। तो यहाँ इसको एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिलेट कर सकते हैं, वो सब आगे पढ़ना है, यहाँ पे याद रखिए। और ये सब फॉर्मूला बना के ये सब याद नहीं रखना है, आपको लॉजिक याद रखना है कि किस तरह हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन बना देते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ हमें चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी चाहिए, या फिर नेट वेलोसिटी चाहिए, या फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस, इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस का डिफरेंट फॉर्मूला लिख के और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है उसको निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया है, एक खाली इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला। अभी तक हम केवल यही सीख रहे हैं कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला भी नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो इस बात से रिलेटेड होता है कि जो पार्टिकल को अगर हमने प्रोजेक्ट किया तो कब ऐसा होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो होगा यहां टकराने से पहले कोई पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसके लिए मैं बता देता हूं क्या करना है उसमें। मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल इस तरह से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है, इधर हमने u से फेंका और एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। तो जब तक यही u का इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन तो यही रहेगा ऑल द टाइम, ये वाला स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी ऐसा होगा, यहां पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी ऐसा होगा और एंगल ऑब्ट्यूस होगा। जब राइट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, राइट डायरेक्शन मतलब मैक्सिमम हाइट से राइट की तरफ जब वो मोशन करेगा, यानी जब वो वर्टिकल मोशन के हिसाब से जब वो नीचे आता रहेगा, तो उस केस में कोई एक ऐसा पॉइंट से वो क्रॉस करेगा, जैसे कि मान लीजिए जब यहां से वो क्रॉस कर रहा है और यहां पे अगर उसका सपोज वेलोसिटी v है,
तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन को अगर हम थोड़ा एक्सटेंशन देंगे तो यहां पे हो सकता है ये 90 डिग्री एंगल बन जाए। तो अगर क्वेश्चन में है इस बात से रिलेटेड कुछ है कि जब फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का जो है वो इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर है, तो आप इस चीज को याद रखिए कि हम इसमें कैसे चीजों को अप्लाई करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस था, इसको अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो यहां पे मीट होगा। अब देखिए ये है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये है किसी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसी मोमेंट में वेलोसिटी v है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए और ये एक्स एक्सिस देखिए, ये एंगल थीटा है, ये 90 है। अगर ये O ले लें, ये पॉइंट A ले लें, ये पॉइंट B ले लें, तो ट्राइंगल OAB में क्या देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहां पे जो वेलोसिटी है उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, Vx वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि Ux के बराबर होगा, या इसको U cos थीटा लिख सकते हैं। और इसका ये कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा Vy। ठीक है, अगर ये तो वर्टिकली डाउन है, इसको अगर हम ऐसा नीचे निकालें तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर हम देखें, ये ए बी हो गया, ये मान लीजिए पॉइंट सी है, ये पॉइंट मान लीजिए डी है। तो ये जो CBD ट्राइंगल है, ट्राइंगल CBD है, उसमें एक एंगल 90, एक 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम थीटा एंगल से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो जब वो इनिशियल वेलोसिटी उसका अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो जब उसका फाइनल वेलोसिटी जिस मोमेंट पे इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, उस समय वो वेलोसिटी वर्टिकल के साथ वही थीटा एंगल बना रहा है जो थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इस चीज को याद रखना है। अब इस चीज को याद रखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, Ux है U cos थीटा, Vx इज इक्वल टू Ux इज इक्वल टू U cos थीटा, और इसका मतलब ये हुआ Vx को हम यहाँ पे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो Vx हो गया Vx cos 90 माइनस थीटा मतलब V sin थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, V sin थीटा इज इक्वल टू U cos थीटा, एक रिलेशन ऐसा मिल रहा है। और Vy क्या हो जाएगा, Vy इज इक्वल टू V cos थीटा। तो दो चीजें हमें मिल रही है, इस इक्वेशन से हम कुछ निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को भी हम यूज कर सकते हैं। तो याद यहाँ पे ही रखना है कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है हॉरिजॉन्टल के साथ जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, थीटा एंगल पे अगर फेंका है, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। पहले फेंका था U जो था वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रहा था, V जो होगा वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो इस चीज को भी आप याद रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन और सिमेट्री वगैरह हमने पढ़ लिया। यहां पे एक चीज और ध्यान देना था डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही, कि ये जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, अगर हमने U स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो जैसे जैसे पार्टिकल जाता है ऊपर, वैसे वैसे ये एंगल जो है वो छोटा होता जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, तो वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है, उसका वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव करता है, वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसलिए अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पूछ रहा है कोई कि क्या डायरेक्शन होगा, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और फिर वो जो बाद में कोई भी पॉइंट लेंगे हाईएस्ट पॉइंट के बाद, तो वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाएगा, जबकि पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ एक्यूट एंगल बना रहा था। और हाईएस्ट पॉइंट पर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा एक्स एक्सिस के साथ, या हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री बनाएगा, वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर G जो है वो एक्ट होता रहेगा, क्योंकि G तो हमेशा एक्ट होता रहेगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट Vy जो होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और Vx जो है वो तो U cos थीटा के बराबर भी होगा। यहाँ पे याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं होता है, पार्टिकल का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चालू है, u cos थीटा हर जगह पे वो रहेगा ही। तो पूरे प्रोजेक्टाइल में कभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम भले होता है, क्योंकि जो नेट वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पर वो होता है वेक्टर सम या रिजल्टेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाते समय धीरे धीरे घटता जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, इसलिए नेट वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होता है। अब हम समझेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग और उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आएगा टाइम ऑफ एसेंड, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर टाइम ऑफ डिसेंट। तो मान लीजिए हमारा प्रोजेक्टाइल है, तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जब पार्टिकल था अपना पाथ पर, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, v/0। फिर वहां से टर्न होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये हाइट जो होता है वो मैक्सिमम हाइट होता है ड्यूरिंग ए पाथ। कोई और जगह पे देखेंगे तो हाइट इससे कम ही रहेगा। तो देखिए यहां से यहां जाने, ये t = 0 पर फेंका। मान लेते हैं यहां से यहां जाने का टाइम ta है, यहां से ऊपर जाने का टाइम जो है वो ta है, टाइम ऑफ एसेंड। तो आपको याद रखना है कि जब हम प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे तो उसका टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड या टाइम ऑफ फ्लाइट वो केवल प्रोजेक्टाइल के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन से ही डिसाइड हो जाएगा। उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। वो कितना भी आगे गया, कितना भी रेंज है, उससे मतलब नहीं है। टाइम ऑफ एसेंड, टाइम ऑफ डिसेंड और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही हमें चाहिए, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी से निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है वो किधर गया। ठीक है, एक्चुअली में जब हम मोशन इन प्लेन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो दोनों डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर हम उसको बोल सकते हैं जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट होता नहीं है, टाइम कॉमन लगता है और उस दोनों को मिला के ही एक्चुअल मोशन डिसाइड होता है। बट जब हम इक्वेशन लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो एक्स एक्सिस का एलॉन्ग इक्वेशन लिखते समय वाई एक्सिस को भूल जाइए, वाई एक्सिस का लिखते समय एक्स एक्सिस से कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए एलॉन्ग वर्टिकल अगर हम देखेंगे, एलॉन्ग वर्टिकल यहां से यहां टाइम ऑफ एसेंड के लिए यू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा, वी वाई जो होगा वो होगा 0 और t जो लगा वो टाइम ऑफ एसेंड, नाम हमने टाइम ऑफ एसेंड दिया उसको, और एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो पता ही है -g होता है। तो वर्टिकल के लिए अगर हम यहां से यहां का इक्वेशन लिखें, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट का, और वो इक्वेशन v cos u + at कर दें, तो क्या हो जाएगा 0 = uy - g × ta। इससे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है इसलिए 0 = v cos u + at। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ एसेंड = uy/g, या uy का मतलब u sin θ/g। तो टाइम ऑफ एसेंड यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ एसेंड का u sin θ/g। इसको केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी से मतलब है, हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी का अगर वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता है तो टाइम ऑफ एसेंड हम निकाल सकते हैं, किसी और चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करें तो इसका यहाँ से यहाँ जाने का मतलब हुआ कि वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हम यूज करते हैं, t = 0 से अगर वो वापस आ गया, t = 0 से स्टार्ट किया था और t कैपिटल T पर वापस आ गया, यही कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि गया और वापस आ गया। तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो s = ut + ½ at² अगर y एक्सिस के लॉन्ग लिखेंगे
तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू टी, तो यू वाई इंटू टी, टाइम कितना लगा कैपिटल टी जाके आया है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हम क्या लिखेंगे, एक टाइम, ये दो वैल्यू टाइम का आ रहा है इसलिए एक तो टी को 0 हो जाएगा वाई डिस्प्लेसमेंट 0 के लिए, और दूसरा टाइम के लिए एक टाइम हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा यू वाई इज इक्वल टू जी टी बाई टू, और इससे हमें क्या मिलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जाके वापस आने का टाइम मिला हमें टी इज इक्वल टू 2u वाई अपॉन जी या 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन हमारा हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ एसेंट का डबल है। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि जितना जाने में लगा उतना आने में लगा। जाने में अगर u साइन थीटा लगा तो आने में भी u साइन थीटा लगेगा, तभी दोनों ऐड करेंगे तो 2u साइन थीटा होगा। अब यहाँ से भी हमको ये मिल रहा है इंफॉर्मेशन कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, किसी और चीज़ से टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई लेना देना नहीं है। अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट बता सकते हैं, प्रोजेक्शन एंगल क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं। कोई सिंपली बोल रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 10 है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा 20/10 2 सेकेंड। तो ये था टाइम ऑफ फ्लाइट। 2u वाई अपॉन जी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, दोनों फॉर्मूला याद रखना है। और ये भी कि टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि खाली वर्टिकल कंपोनेंट काफ़ी है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब फिफ्थ हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट एक बार पार्टिकल गेन करता है और वो बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में। हमने देखा अभी वर्टिकल कंपोनेंट से कि टाइम ऑफ एसेंट डिसेंट बराबर होता है और ये मैक्सिमम हाइट होता है। केवल वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो ये मैक्सिमम हाइट हुआ। मैक्सिमम हाइट एच जो है उसको निकालने के लिए भी हमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन चाहिए, हॉरिजॉन्टल से मतलब नहीं है। यहाँ देखिए अगर इसको u से फेंका था, ये एंगल अगर थीटा था, ये u cos थीटा था, ये u साइन थीटा था, तो यहाँ पे क्या होगा वी वाई जो होगा वो 0 होगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ के बाद वो नीचे आने लगता है, मतलब यहाँ से नीचे आने लगेगा। तो ये हाइट अगर h है तो अगर हम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला अप्लाई करें इस मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम लिख सकते हैं वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। अगर हम वैल्यूज पुट करें वी वाई 0 होता है, इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, तो यू वाई को यू वाई ही रखते हैं, और ए वाई है माइनस जी तो माइनस 2g, और ये जो s है वही तो h है। y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जब वेलोसिटी 0 हो गया वापस आने के लिए तो वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है फॉर्मूला कि मैक्सिमम हाइट h जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। तो देखिए मैक्सिमम हाइट भी केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से इसको कोई लेना देना नहीं है। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला भी उतना इंपॉर्टेंट जितना ये है, बच्चे ये याद रख लेते इसको भूल जाते हैं, ये याद रखना है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने देखा था कि 2u बाई जी या 2u साइन थीटा बाई जी, यहाँ भी u बाई स्क्वायर बाई 2g या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू अगर कभी आपको दिखे क्वेश्चन में तो मैक्सिमम हाइट तो यही हुआ। मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। u और g अगर कांस्टेंट है, अगर u सेम वैल्यू ऑफ u के लिए बोल रहा है कि डिफरेंट एंगल पे फेंकेंगे तो हाइट कब मैक्सिमम होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है जब थीटा 90 होगा,
मतलब ये कि अगर किसी के पास जो ताकत है यू फेंकने का किसी बच्चे के पास, तो अगर उस स्पीड से वो उसको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो उसको सीधा फेंकना चाहिए, है ना। और वैसे अगर सीधा फेंकेगा तो फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। यहाँ प्रोजेक्टाइल हमारे बुक में टेढ़ा वाला को प्रोजेक्टाइल बोला गया है, जबकि प्रोजेक्टाइल वो भी होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर कभी मैक्सिमम हाइट के मैक्सिमम बोल दिया तो समझिए सीधा फेंकना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि मैक्सिमम हाइट जो है वो भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, और साथ साथ उसका फॉर्मूला जो है वो यू वाई के टर्म में भी याद रखना है और यू साइन थीटा के टर्म में भी। अब यहाँ 6 पॉइंट जो होगा वो होगा रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज, अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये 3 बेसिक फॉर्मूला माना जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, रेंज जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले रेंज का मतलब क्या हुआ, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से जाके यहाँ पे गिरा, तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर किया ड्यूरिंग द मोशन वही होता है रेंज। तो यहाँ पे t = 0 पर पार्टिकल को हमने फेंका, यहाँ t = कैपिटल T पर पहुंचेगा, गिरेगा वहां जाके, और t = कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड के बराबर टाइम में, क्योंकि एक यहां से यहां जाने में एक टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगता है। तो अगर हमको रेंज चाहिए तो ये t = 0 से t cos कैपिटल T के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ वही रेंज होगा। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में s = vt होता है, तो x = ux × t। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेंज x जो है वही r है, x एक्सिस अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ux को हम लिखेंगे ux, और टाइम जो होगा वो t डालेंगे, तो ये हो जाएगा, इससे r का वैल्यू आएगा ux इंटू टाइम क्या होगा 2uy/g, ठीक है। तो रेंज का हमें फॉर्मूला मिलेगा 2ux इंटू uy/g, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2u sin थीटा, ux हो गया u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन g। तो एक फॉर्मूला तो रेंज का हमको यहीं पे मिल गया, रेंज का एक फॉर्मूला यहीं मिल गया 2ux uy/g, और यहां हमको ये भी दिख रहा है कि रेंज जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और यहां से अगर देखेंगे तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है कि 2 sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा, तो u इंटू यू ये हो जाएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया रेंज का। रेंज का फॉर्मूला 2 मिल गया हमें, एक 2ux uy/g और दूसरा u² sin 2 थीटा अपॉन g। अब देखिए रेंज का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको कि याद रखना है। पहला कि रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा = 45 डिग्री, ये याद रखना है। क्यों ऐसा है, यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम u को कांस्टेंट रखें, देखिए जब भी मैक्सिमम रेंज का बात करेगा तो u कांस्टेंट रख के देखना है, क्योंकि अगर u वेरिएबल होगा फिर तो जोर से फेंकेंगे तो रेंज और भी बढ़ सकता है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u के लिए रेंज तभी मैक्सिमम होगा जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 रखेंगे। मतलब ये किसी ने हमें स्पीड बता दिया कि तुमको इतने स्पीड से फेंकना है, एंगल जो भी चूज कर लो, तो हम जब 45 डिग्री चूज करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि u² और g अगर कांस्टेंट है तो रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेरिएबल यही है, और sin 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, sin थीटा का कोई भी वैल्यू वो मैक्सिमम 1 ही होता है। तो sin थीटा 2 थीटा 1 होगा, sin 2 थीटा 1 होगा तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा, और 2 थीटा 90 डिग्री होगा तो थीटा 45 डिग्री होगा। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना है,
R इज इक्वल टू सेम, रेंज जो होता है वो होता है सेम फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब एक अगर हम थीटा ले लें और दूसरा 90 माइनस थीटा ले लें तो रेंज सेम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, ये 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको पता है कि 0 से 90 डिग्री के बीच अगर हम कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू एक्सचेंज हो जाता है। जैसे अगर हमने थीटा 30 डिग्री लिया तो ये होगा √3/2, ये 1/2, और 60 ले लिया तो ये हो जाएगा √3/2, ये 1/2। तो मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही रहेगा, है ना। या फिर यहाँ से अगर देखें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो साइन 60 हो जाएगा 2 थीटा, तो साइन 60 1/2। अगर हम थीटा 60 लेते हैं तो साइन 120, साइन 120 का मतलब साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 तो साइन 90 प्लस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो प्लस कॉस 30 तो वो भी √3/2। तो साइन थीटा अगर हमने 30 डिग्री लिया तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 तो √3/2, और हमने थीटा 60 डिग्री लिया तो साइन 120 वो भी आ रहा है √3/2। साइन का थीटा का दो कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज अगर लेंगे, एक 15 एक 75 डिग्री ले लिया, या एक 20 एक 70 डिग्री ले लिया, कोई भी दो थीटा का वैल्यू लो जिसका सम 90 के बराबर हो, थीटा के उस दोनों वैल्यू के लिए रेंज सेम आएगा। और उसको थोड़ा सा हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 15 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो ऐसा जाके तुरंत नीचे गिरेगा, और 75 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया तो काफ़ी ऊपर तक जाएगा लेकिन गिर जाएगा वहीं पे, है ना। तो रेंज दोनों केस में आ गया सेम। ये अगर 20 डिग्री है तो ये 70 है, ये 15 है, ये तो 75 है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमेशा रेंज सेम होता है अगर u को सेम रखा जाए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को सेम रखा जाए तो। और रेंज मैक्सिमम तब होता है जब थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, ये शायद 6 पॉइंट हुआ था या 7 हुआ था पता नहीं, रिलेशन बिटवीन रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, RTH। रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के बीच हम रिलेशन दिखेंगे। उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनेगा जिसको याद रखना है, वो आपका टाइम बचाएगा काफ़ी ज़्यादा। उसको फटाफट कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन याद भी रखना है क्योंकि वो टाइम सेविंग होता है, निकालने में टाइम लग जाएगा। देखिए क्या है कि रेंज को अगर हम मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में लिखें तो रेंज होता है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। u² साइन 2 थीटा को हमने तोड़ दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हमको इस इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट या मैक्सिमम हाइट लाना है तो अगर हम ऐसा कर दें कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2g साइन थीटा और डिवाइड भी कर देते हैं 2g साइन थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें r को किसी टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में हमें लाना है सपोज। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि देखिए ये 2 × 2 हमारा न्यूमरेटर में आ गया 4, 2 × 2 4 आ गया u², ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर बचा क्या? तो 2 × 2 आ गया, u² आ गया, साइन थीटा आ गया, तो बचा इधर g cos थीटा। न्यूमरेटर में बच गया g cos थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं तो हमको इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बनाना है, वो होता है 2u साइन थीटा, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो g² नीचे ले लेते हैं, g इंटू g² नीचे ले लेंगे तो 2 साइन थीटा इधर बच जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख देंगे, r इज इक्वल टू ये 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर t² इंटू g अपॉन लिख दीजिए कॉस थीटा को नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा
2 tan थीटा। तो यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है 2r tan थीटा, या 2r नहीं, r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। इस रिलेशन को याद रखना है। अब यहां से एक चीज और ध्यान देना है कि हम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा इक्वेशन नहीं निकाल सकते जिसमें थीटा या कुछ और ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है, रेंज तो दोनों पे डिपेंड करता है। तो रेंज को पता करने के लिए दो चीज चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट काफी है। तो ये याद रखना है कि ये एब्सोल्यूट रिलेशन नहीं है, ये थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट h अगर देखें तो h भी वर्टिकल मोशन कंपोनेंट का पर डिपेंड करता है और टाइम भी। तो h और t के बीच हमें एब्सोल्यूट रिलेशन मिलेगा। तो h क्या होता है, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 4g से और डिवाइड भी कर दें 4g से, हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इसको हमको टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में लिखना है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इसके साथ ले लेते हैं, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, तो न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा g, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर था, g उधर बच गया। और नीचे हमें क्या लाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट करना है, तो उसमें नीचे g होता है तो g स्क्वायर, तो g स्क्वायर ले लेते हैं इसमें। तो इधर क्या बच जाएगा 8, 2 इंटू 4 8। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं h इक्वल टू, ये देखिए 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर है, तो ये कैपिटल T का स्क्वायर आ गया। तो h इज इक्वल टू कैपिटल T स्क्वायर इंटू g अपॉन 8। तो उसमें 8 में से 4 इधर ले आते हैं और हाफ उधर रखने देते हैं, इससे इसके जैसा सिमिलर बनाने के लिए। तो h जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। ये दूसरा रिलेशन मिल गया। पहला रिलेशन था रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो r tan थीटा था हाफ GT स्क्वायर। दूसरा है मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो वो है 4h इक्वल्स हाफ GT स्क्वायर। और देखिए दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। तो ये RT रिलेशन मिल गया, ये HT है, एब्सोल्यूट रिलेशन है, HR रिलेशन हमें मिल गया। इसी में अगर हम ऐसा कर दें कि 4h इज इक्वल टू r tan थीटा इक्वल GT स्क्वायर, तो तीनों का एक ही साथ इक्वेशन हमें मिल जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो आप ये फाइनल फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो ये और ये इसमें इंक्लूड हो जाएगा। 4h इज इक्वल टू r tan थीटा इक्वल्स हाफ GT स्क्वायर। जो मैं न्यूमेरिकल का लेक्चर लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल पर होगा इसी टॉपिक पर बेस्ड, उसमें इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट जितना भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी, सबसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वाला लेक्चर में। अब एक लास्ट चीज डिस्कस करना है, वो शायद 8th पॉइंट है या 9th है। जो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री होता है उसको एक बार फिर से देखेंगे। अगर इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्राइजेक्ट्री, उसको मेनली दो फॉर्म में याद रखना होता है। एक दो नॉर्मल वाला था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री को हम रेंज के टर्म में भी याद रखना है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको कि इस इक्वेशन में रेंज लाते हैं। कैसे रेंज लाएंगे, एक तो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री, इसको रट्टा मार के याद रखना है। आया था कैसे, तो हमने x एक्सिस y एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखा, टाइम एलिमिनेट किया था, तो पाथ का इक्वेशन मिल गया था। यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू
एक्स टेन थीटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, एक्स टेन थीटा अपॉन एक्स टेन थीटा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्टेप हम लेके क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, अब इसमें भी एक्स टेन थीटा, इसमें भी एक्स टेन थीटा है, तो एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 1 माइनस इसका ऊपर वाला एक्स टेन थीटा कॉमन में बाहर आ गया, बाकी सब बच गया। तो सबसे पहले तो ये नीचे वाला एक्स ये यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही करेंगे। तो ये एक्स टेन थीटा इस टर्म से निकल गया, बाकी सब बच गया। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू, ये कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, और इंटू एक्स, और tan थीटा को लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में ही लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए एक एक्स कहाँ से कटेगा, ये कॉस थीटा कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स tan थीटा y इक्वल्स एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन, ये हम लिख सकते हैं 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस साइन 2 थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा, और ये जो g है उसको सबसे नीचे ले आते हैं, अपॉन g कर देते हैं। ये हमने क्या किया यहाँ पे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा, u स्क्वायर तो है ही, और इस g को नीचे लाया, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जा सकता है। यही तो रेंज है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही तो रेंज होता है। तो फाइनली एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारा आ गया ट्रेजेक्ट्री का, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट। आपको ये फॉर्मूला समझ में तो आ ही गया है, रट्टा मार के याद रखना है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों को थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट होता है, बट याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक और फॉर्मेट होता है इसका, बट उसका जरूरत नहीं है। ये 2 याद रखिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद रखने से फ़ायदा नहीं है। तो बेसिक यही था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। अब हम इसके ऊपर 10-15 अच्छे वाले सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर का नाम होगा मेथड्स एंड ट्रिक्स। क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स केवल न्यूमेरिकल करने के लिए नहीं करेंगे, क्या क्या मेथड कैसे अप्लाई करना है, क्या ट्रिक यूज़ करना है, वो सारा चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो होगा मेथड्स एंड ट्रिक्स के ऊपर।